हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिज नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। और आज मैं ये फिर से रिसर्च के क्वेश्चन लेके आई हूं, कुछ जो अभी दिसंबर में ही आए हुए क्वेश्चन हैं, जो अभी यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में 2020 में, उसी का ये क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ आपके पास रिसर्च के। बहुत स्टूडेंट का कहना है कि मैम पहले रिसर्च के कुछ क्वेश्चंस करवा दीजिए, तो मैं जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ वो सब अभी करंट के ही करा रही हूँ, जो अभी आपके एग्ज़ाम में आए हुए हूँ। पहले के क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ। तो आप लोगों की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये क्वेश्चन खुद से कीजिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पर फोकस करेंगे तो आपका नेट आसान हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पर फोकस नहीं करेंगे तो नेट में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने आपसे बात की थी, रिसर्च के स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में केवल सैम्पलिंग के नाम पूछे गए हैं कि कौन सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होते हैं, कौन कौन से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी बुक में देख लीजिए, ये केवल आपको नाम के आधार पर ही ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो प्रतिदर्श चयन को निम्नांकित विधियों में कौन सी संभाव्यता पर आधारित हैं। तो ऐसे इसमें ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे सैम्पलिंग है कि जो संभाव्यता पर आधारित हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हैं। तो सबसे पहला गुच्छा प्रतिदर्श प्रतिचयन। तो यदि आपने इनको ये नाम पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा कि कौन से संभाव्य हैं और कौन से असंभाव्य हैं, कौन सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, तभी आप इन पे बता पाएंगे, ठीक है। तो पहला है गुच्छा प्रतिदर्श प्रतिचयन, दूसरा है आनुपातिक प्रतिदर्श प्रतिचयन, तीसरा है व्यवस्थित प्रतिदर्श प्रतिचयन और विमानात्मक प्रतिदर्श प्रतिचयन, और पांचवा है स्तरित प्रतिदर्श प्रतिचयन। तो गुच्छा प्रतिचयन जो है वो रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही पार्ट है। और आनुपातिक प्रतिदर्श चयन ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। व्यवस्थित प्रतिदर्श चयन ये भी आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। विमानात्मक प्रतिदर्श प्रतिचयन ये कभी कभी आप लोगों का दोनों में आ जाता है। विमानात्मक प्रतिदर्श चयन वैसे तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, लेकिन कभी कभी इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी कर दिया जाता है। तो इसमें आप ए और सी आपका फाइनल हो गया। ए आपका प्रोबेबिलिटी है, सी भी प्रोबेबिलिटी है। अब आपके इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो ए सी देख सकते हैं आप किस किस में है। तो सेकंड वाले ऑप्शन में ए सी ई, तो आप देख सकते हैं कि आपका ए सी ई स्तरित प्रतिदर्श प्रतिचयन। तो ए सी ई सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ए सी ई, ठीक है। स्तरित प्रतिदर्श प्रतिचयन, व्यवस्थित प्रतिदर्श प्रतिचयन और गुच्छा प्रतिचयन, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, आपको याद होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक साइड इसमें शोध के प्रकार दिए हुए हैं और एक साइड शोध की विशेषताएं दी हुई हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला दिख सकता है आपको, लेकिन इसका क्लियर क्वेश्चन मेरे पास नहीं मिला, ये बड़ा करने पे धुंधला हो रहा है, ठीक है, लेकिन दिख रहा है, आप देख सकते हैं उसको। पहला है अन्वेषणात्मक, दूसरा लघु समूह आधारित, तीसरा व्याख्यात्मक, त्रिभुजीकरण और अनुदैर्यात्मक। तो ये सारी रिसर्च अभी हम आपको पिछले वीडियो में लगभग पढ़ा चुके हैं। त्रिभुजीकरण जो ट्रायंगल रिसर्च पढ़ाया था, अनुदैर्यात्मक से रिसर्च जो आपका लॉन्गिट्यूडल रिसर्च है, ठीक है, और व्याख्यात्मक एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बोलते हैं जिसको, अन्वेषणात्मक या इसको गवेषणात्मक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बोलते हैं, और लघु समूह आधारित तो ग्रुप रिसर्च, ठीक है। अब इसका है अन्वेषणात्मक रिसर्च में क्या होता है, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं। परिमाणात्मक एवं गुणात्मक प्रदत्ते संकलित किए जाते हैं तथा उन्हें समन्वित किया जाता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि परिमाणात्मक और गुणात्मक प्रदत्त संकलित किए जाते हैं तथा उन्हें समन्वित किए जाते हैं। तो उसको कौन सी ऐसी रिसर्च है जब जहाँ पर गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों तरीके के आंकड़ों को हम अपनी रिसर्च में लेते हैं। तो हमने आपको ये पढ़ाया था। सर्वप्रथम दूसरा है, सर्वप्रथम गुणात्मक प्रदत्त संकलित किया जाता है तथा उसे ही बाद में
प्रासामान्य मिलता है। मतलब केवल गुणात्मक आंकड़ों के आधार पर ही रिसर्च निकाली जाती है। एक इकाई के इतिहास का पूर्वव्यापी विश्लेषण, तो एक इकाई के इतिहास का पूर्वव्यापी विश्लेषण, तो इससे आप फाइनल कर सकते हैं कि आपका क्या हो सकता है। सर्वप्रथम परिमाणात्मक प्रदत्त संकलित किए जाते हैं जो बाद में प्रधानता रखते हैं। और अगला है प्रदत्तों के लिए सर्वांगपूर्ण विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो परिमाणात्मक और गुणात्मक प्रदत्त संकलित किए जाते हैं, उन्हें समन्वित किया जाता है। तो इसके बारे में हमने आपको बताया था कि जो आपका त्रिभुजीकरण ट्राइएंगल रिसर्च होता है, ठीक है, तो इसमें यह मिश्रित रिसर्च होता है, मिक्स्ड मेथड डिज़ाइन होता है। मिक्स्ड मेथड डिज़ाइन का ही ये पार्ट है ट्राइएंगल त्रिभुजीकरण रिसर्च। इसमें हम दोनों प्रकार के डेटा को कलेक्ट करते हैं, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक। तो परिमाणात्मक एवं गुणात्मक प्रदत्त संकलित किए जाते हैं, तो ये आपका पहले को हम मिला देंगे डी से, ठीक है, तो डी को मिला देंगे पहले से। तो अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि जहाँ पर डी में डी का पहला हो, सबसे पहले हम ऐसी चीज़ को इस टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं कि जिस पे हम 100% श्योर हो जाएं। तो गुणात्मक देखिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके के आंकड़ों को हम कभी भी किसी और रिसर्च में नहीं लेते हैं, इस बात का आप हमेशा याद रखना। केवल और केवल हमेशा मिक्स्ड मेथड डिज़ाइन में और ट्रायंगल में ही दोनों आंकड़ों को हम लेते हैं। नहीं तो कोई भी रिसर्च हो या तो वो क्वांटिटेटिव होगी या क्वालिटेटिव होगी। यदि दोनों आंकड़ों का हम यूज कर रहे हैं तो वो हमेशा मिक्स्ड मेथड डिज़ाइन होगा या ट्रायंगल रिसर्च होगी। तो डी का पहले से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में डी का फर्स्ट दिया हुआ है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और किसी में भी नहीं दिया हुआ है डी का फर्स्ट, तो यहाँ से ही हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसको और चेक कर लेते हैं, ठीक है। लघु समूह है आधारित, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्वेश्चन को और देखते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, सर्वप्रथम गुणात्मक प्रदत्त संकलित किया जाता है तथा उसे ही बाद में प्रासामान्य प्राधान्य मिलता है, ठीक है, सर्वप्रथम उसे ही बाद में प्राधान्य मिलता है। तो ये कहाँ पे होता है, आपका जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, गुणात्मक क्वालिटेटिव डाटा को क्वालिटेटिव तरीके से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसी के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसमें होगा आपका अन्वेषणात्मक रिसर्च, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। अगला है एक इकाई के इतिहास का पूर्वव्यापी विश्लेषण। तो एक इकाई के इतिहास का पूर्वव्यापी विश्लेषण कहाँ होता है, अनुदैर्यात्मक रिसर्च में, मतलब लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में। किसी एक व्यक्ति को हम लेते हैं और उसी पर हम रिसर्च करते रहते हैं, काफ़ी टाइम तक उस पर रिसर्च करते हैं, उसके पूरे इतिहास को खोज निकालते हैं। तो तीसरे का आपका हो जाएगा ई। तो अब देख लीजिए ई का आपका तीसरा कहाँ दिया हुआ है। तो देखिए सारे क्वेश्चन आप इससे मिला लीजिए, लेकिन फर्स्ट जो हमने आपको बताया, फर्स्ट से ही हमारा ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से हमको एग्ज़ाम में देखना होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है कि हमको ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि जिससे हमारा क्वेश्चन एकदम से राइट हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपका सर्वप्रथम प्रमाणात्मक प्रदत्त संकलित किए जाते हैं जो बाद में प्रधानता रखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सी, व्याख्यात्मक। परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करते हैं यानी व्याख्यात्मक। अगला है प्रदत्तों के लिए सर्वांगपूर्ण विश्लेषण, लघु समूह आधारित, मतलब जो भी हम एक समूह से डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं उन्हीं को पर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसी ग्रुप से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसी पर एनालिसिस करके रिसर्च करते हैं। तो इसका आप राइट ऑप्शन सेकंड होगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद रखना, अभी हम दिसंबर के ही करवा रहे हैं, जो दिसंबर का पेपर हुआ था उसी के ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं रिसर्च के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में से गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प की पहचान करें। इसमें से आपको ये देखना है कि कौन कौन सी ऐसी इसमें वाक्य हैं जो गुणात्मक अनुसंधान यानी क्वालिटेटिव रिसर्च को फॉलो
कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये पहले ही मालूम होगा कि गुणात्मक रिसर्च क्या होता है और मात्रात्मक रिसर्च क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च किसको कहते हैं और क्वांटिटेटिव रिसर्च किसको कहते हैं। ठीक है, तो सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु व्यक्ति के साझा अनुभवों की तलाश करना, तो एकदम से राइट ऑप्शन है कि यहाँ पर हम व्यक्ति के एक्सपीरियंस को महत्व देते हैं, उसकी भावनाओं को भी महत्व देते हैं और उसके जो खुद के अनुभव होते हैं उनको भी हम महत्व देते हैं। नियंत्रण, हेर फेर लाना, प्रेक्षण तथा प्रभाव का मापन करना, तो हमेशा आपको मालूम होना चाहिए कि यदि गुणात्मक रिसर्च होगा तो वहाँ पे हम किसी भी प्रकार का हमारा कंट्रोल नहीं होगा वेरिएबल्स पे, ना ही हम उसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं और ना ही हम उस पर कोई नियंत्रण करके प्रभाव ला सकते हैं। तो आपका ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक समूह के लोगों की साझी संस्कृति की तलाश करना, तो थर्ड ऑप्शन भी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम व्यक्ति के गुणों को, उसके स्वभाव को, उसकी संस्कृति को, इन चीज़ों को महत्व देते हैं। ठीक है, क्वांटिटी को महत्व नहीं देते हैं। चौथा होगा लोगों के जीवन का वर्णन करने के लिए व्यक्तियों की कहानियों की तलाश करना, तो ये भी होगा। प्रतिदर्श से जनसंख्या तक सामान्यीकरण का विस्तार करना, तो इस जो आपका पांचवा ऑप्शन होगा ये नहीं होगा, क्योंकि जो हम प्रतिदर्श से जो सैंपल लेते हैं और इसके ऊपर इसके बाद हम उस सैंपल को पूरी की पूरी जनसंख्या पर जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। तो प्रतिदर्श से जनसंख्या तक सामान्यीकरण का विस्तार, तो इसमें हमारा गुणात्मक जो भी रिसर्च होता है उसमें हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए मेरा स्वभाव कैसा है, अगले व्यक्ति के स्वभाव को हम थोड़ी कह सकते हैं कि मेरे स्वभाव जैसा होगा, तो यहाँ पे हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। तो इसमें हम पहला होगा हमारा, तीसरा होगा और चौथा होगा। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन में पहला, तीसरा और चौथा कौन से में, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल से सही हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्रियात्मक अनुसंधान पर आधारित अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सही क्रम को दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन आपका 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन अभी हमने पिछला वीडियो बनाया था उसमें भी कराया था और फिर से ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2020 में आया हुआ है, तो दोबारा से करा रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ये, यहाँ पे इन लोगों ने UGC NTA वालों ने इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज क्वेश्चन को घुमा दिया है, बाकी क्वेश्चन सेम वही है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था, इसका एक फॉर्मूला बताया था इस क्वेश्चन को याद करने के लिए, कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि PAOR ये शब्द को याद रखना है इंग्लिश में। बाकी हिंदी में आप कहीं भी पढ़ेंगे तो कुछ और हो जाएगा अर्थ इसका, लेकिन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो PAOR। P का मतलब है प्लान, O का मतलब है, A का मतलब है एक्ट और O का मतलब है ऑब्जर्वेशन और R का मतलब है रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है योजना पर कार्य, सबसे चौथे नंबर पे, तो आपको लगेगा ये प्लान हो जाएगा, तो नहीं, सबसे पहले नियोजन। ठीक है, नियोजन का मतलब हुआ प्लान। योजना पर कार्य, योजना पर कार्य यानी कि एक्ट। इसके बाद प्रेक्षण का मतलब हुआ ऑब्जर्वेशन और चौथा विमर्शी चिंतन यानी कि R रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, लेकिन बहुत लोग इसमें कंफ्यूज है, बहुत लोगों ने इसका आंसर चौथा लगा के आए हैं, कंफ्यूज कर दिया, लेकिन चौथा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर योजना इन्होंने पहले लिख दी, लेकिन आप इस पर कॉमा भी देख लिए, योजना पर कार्य है, केवल योजना नहीं है। यदि यहाँ पर योजना होता तो हम कह सकते थे प्लान, लेकिन इन्होंने योजना पर कार्य, लेकिन पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वहाँ पे उसमें पहले इन लोगों ने योजना लिखा, तो हम प्लान कह सकते हैं, लेकिन योजना पर कार्य, तो यहाँ पे कार्य हो रहा है, ओनली योजना नहीं है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्टिंग। तो प्लान यहाँ पे नियोजन लिखा है फर्स्ट में, तो इसका मतलब होगा नियोजन, योजना पर कार्य, प्रेक्षण और विमर्शी
अनुचिंतन। तो इसका पहला ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है। बहुत स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग करके आए हैं, चौथा लगा के आए हैं, लेकिन इसका फर्स्ट आंसर सही होगा, ठीक है। पिछली बार भी मैंने समझाया था, फिर समझा रही हूँ, हो सकता है इस बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ठीक है। तो आपको कुछ पूरे क्वेश्चन को याद नहीं रखना, केवल इतना याद रखना, इंग्लिश में आप इतना देख लेना, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्टिंग, जहाँ कहीं भी मिल जाए उनको लगा दीजिए, ठीक है। और इस बात का हमेशा याद रखिए कि हमेशा क्वेश्चन करते टाइम पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख लिया करो, क्योंकि कभी कभी हिंदी में वर्ड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे 2 सेट दिए गए हैं। एक सेट में अनुसंधान में प्रयुक्त प्रमुख शब्द हैं, जबकि 2 सेट में उनका वर्णन दिया गया है। अनुसंधान में प्रयुक्त प्रमुख पद और दूसरे सेट में पद का वर्णन। पहला परिकल्पना, प्रतिदर्श, अनुसंधान अभिकल्प, अनुसंधान उपकरण। तो यहाँ पे केवल आपको ये बताना है कि परिकल्पना है तो अनुसंधान में प्रयुक्त प्रमुख पद है कि जो इसके स्टेप हैं, पहले हम क्या करते हैं, टॉपिक ढूंढते हैं, इसके बाद परिकल्पना बनाते हैं, फिर क्या डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें पद दिए हुए हैं कि क्या क्या हम कौन कौन से स्टेप को फॉलो करते हैं जब हम रिसर्च करने जाते हैं। और दूसरे सेट में दिया है पद का वर्णन कि परिकल्पना है तो परिकल्पना में हम क्या करते हैं, ठीक है। प्रतिदर्श है तो प्रतिदर्श में सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं। तो ये चीज़ें तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होंगी, बहुत अच्छे से बता भी चुके हैं कि जब भी रिसर्च करने जाते हैं तो क्या होता है। इसके बाद अनुसंधान अभिकल्प है, तो अनुसंधान अभिकल्प में क्या होता है, रिसर्च डिजाइन। और अनुसंधान उपकरण तो टूल्स, ठीक है, कौन कौन सी टूल्स। तो परिकल्पना में क्या होता है आपको बता चुके हैं कि ये एक अनंतिम कथन होता है जो सच भी हो सकता है, सत्य भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, यानी हाइपोथेसिस बनाना, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन में देखिए, तथ्यों और सूचनाओं को एकत्र करने की तकनीकी। तो यहाँ पर क्या आएगा कि तथ्यों को, जो हम डेटा को कलेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं। आप लोग खुद बता सकते हैं कि डेटा को कलेक्ट हम किस तरीके से करते हैं। तो डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टूल्स होना चाहिए। तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, डी, अनुसंधान उपकरण, ठीक है। रिसर्च टूल्स के माध्यम से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो डी का हो जाएगा फर्स्ट। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कहाँ पर है, चौथे में फर्स्ट है, तो इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चौथा ऑप्शन सही होगा। लेकिन और देख सकते हैं, निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए साधन। तो कहाँ से साधन मिलेंगे हमको निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए, इसको अभी छोड़ देते हैं और देखते हैं। अध्ययन की समस्या के संभावित समाधान को दर्शाने वाला अनंतम कथन। अभी आपको बताया कि संभावित समाधान, ठीक है। हमने सोचा, जैसे मान लीजिए हम नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने सोच लिया कि हमारा नेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, ये एक संभावित समाधान हुआ। ये हमने अपने दिमाग में आइडिया लगा लिया। ये जो हाइपोथेसिस होती है ये कुछ नहीं होता है, केवल हमारे एक मन का विचार होता है, ठीक है। यदि हमारा नेट क्वालिफाई हो जाएगा तो हमारी जो हाइपोथेसिस है वो सत्य हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। और यदि हमारा नेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो जो हाइपोथेसिस हमने बनाई वो हमारी रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हाइपोथेसिस। तो फर्स्ट का परिकल्पना का क्या हो जाएगा, तीसरा। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले का तीसरा किस में दिया हुआ है, फोर्थ में ही दिया हुआ है, तो यही सही होगा। अगला है परिभाषित समुच्चय से प्राप्त लघु समुच्चय, मतलब सैंपल लेना कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें से हमको सैंपल का चुनाव करना। परिभाषित समुच्चय से प्राप्त लघु समुच्चय, तो IV का हो जाएगा सैंपलिंग, B हो जाएगा प्रतिदर्श, ठीक है। अब अनुसंधान हेतु संप्रत्यात्मक ढांचा, तो ये तो आप पहले से ही कह सकते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। अभिकल्प, ढांचा बनाना जिसको कहते हैं ना, एक अनुसंधान के लिए ढांचा तैयार करना, एक रिसर्च डिज़ाइन तैयार करना। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल से सही हो जाएगा, ठीक है। ये अभी बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, दिसंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने रिसर्च के कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अपने अगले वीडियो में अब मिलते हैं यूनिट 7 के साथ, ठीक है। आगे के टॉपिक में हम यूनिट 7 को कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।